संभालने का वक्त आया है। आपने अपने इस समिति को अगर बात की जाए, इस समिति को आपने अब पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है, इसको लेकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चय ही हम लोग इस समिति को एक दल के रूप में परिभाषित करने के लिए जो हमारी कागजी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही कुछ महीनों में दल के रूप में एक नए नाम के रूप में हम लोग सामने दिखेंगे। बात कर रहे हैं आप कहते हैं सत्ता सरकार का खिलाफ करते हैं, लेकिन डुमरी चुनाव में आपका साइलेंट समर्थन जो है वो जयमन नहीं बिल्कुल नहीं था, ये आरोप है। क्योंकि वो जो 30 सेकंड का वीडियो देखे होंगे वो मैंने ये भी कहा था यूपीए को क्यों एनडीए क्यों, तो एनडीए वालों ने मौका देखा उसको काट के चला दिया। तो इसलिए चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मीडिया को बहुत सम्मान है, आप लोग एकेडमिक लोग हैं, वो 30 सेकंड के वीडियो पे ना जाएं। हमने स्पष्ट कहा था ये चूंकि सीट किसी की डेथ के कारण खाली हुआ है, तो हम लोग जब चुनावी सफर की शुरुआत करेंगे तो एक फ्रेश सीट से करेंगे और संभव है 2024 में ही करेंगे। जयराम जी, आप नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शिक्षकों की जो बहाली आई थी उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। फिर से एक बार जो है बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है कि किस तरीके से उन्हें आगे नौकरी सरकार ये देगी या नहीं देगी। देखिए, नीति निर्धारण राज्य में एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। बिल्कुल सामने आप 23 सालों के झारखंड को देखिए, इसका प्रमुख कारण यही है कि झारखंड एक अपनी बेसिक गुलाम है। बाकी जो भी राज्य हैं वहाँ परतंत्र नहीं स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। उस राज्य के लोग नीति नियम बनाते हैं, उस राज्य के लोग विधि व्यवस्था में हैं। लेकिन झारखंड मुझे लगता है शायद अगर पूर्ण राज्य की बात कही जाए तो झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ विधि का निर्माण, नीति का निर्माण यहाँ के मूलवासी नहीं अपितु थोपे हुए लोग करते हैं। इसीलिए नीति को ऐसा बनाते ताकि यहाँ थोपा जाए और एक ऐसा बैकडोर रहे जिसमें सभी राज्यों को, पूरे भारत को आने का न्योता मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है स्थानीयता को लेकर झारखंड को सोचना चाहिए। झारखंड के प्रत्येक नौजवान 3.25 करोड़ की आबादी को सोचना चाहिए कि झारखंड में किस प्रकार से यहाँ के लोगों के, मूल लोगों के हक को छीना जा रहा है, उनके हक को किसी और को बेचा जा रहा है। आज सोचने का समय है, नहीं तो 20 सालों में झारखंड एक खंडहर विस्थापित क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जयराम जी, आज संघर्ष करना पड़ेगा जिस तरह से राजनीतिक दलों का जो एक तरह से आर्थिक जो रहा है लंबा नहीं, बहुत लंबा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग जिससे टकराएंगे वो आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आसान नहीं है। हम लोग नया दल हैं, नए नौजवान हैं, हमारे पास नए आइडियाज़ हैं, लोग हमारे पास हैं, मानते हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे पास है। लेकिन जब उसको वोट में तब्दील करेंगे तो बहुत चुनौतियां आएंगी। और हमारी जो आज के राजनीतिक परिवेश क्या है ना, धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब धनबल का प्रयोग होता है तो जनबल कहीं ना कहीं हार जाती है। तो हम लोग 2024 में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने कहीं टिक ना पाए। जयराम जी, आज इस तरह की ताकत दिखाने के पीछे का क्या मकसद है? बिल्कुल, राजधानी महत्वपूर्ण है। राजधानी एक ऐसा प्लेस है जहां आपको ताकत दिखाएंगे तभी आपकी राज्य में महत्व और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। धनबाद बोकारो में बहुत हुआ, अब राजधानी को जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां ताकत दिखाने की बात थी और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। जयराम जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको क्या विश करेंगे? उसका भी आरोपी क्या बोले? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनको कैसे विश करेंगे? देखिए, पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं था। देश के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश चाहेंगे कि गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और बाकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि ये सेंटर से प्रोफेसर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, तो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब जो हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी, ना कि आप अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बाकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कगार पर पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए, संविधान का देश, संविधान की मान मर्यादा रखी जाए। 19 तारीख नया दल बना लिए हैं, अब इसके बाद जो है आप जिसको बाहरी कहते हैं उसके पास वोट मांगने जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हम 2 राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। 2 राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर 2 राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट ना कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही
तय कर सकता है, अपना जो अधिकार है उस राज्य का प्रावधान है एक ही राज्य में तय कर सकता है। तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि भाईचारा का संदेश दे और किसी के हिस्से को छीनने का कार्य न करें। जयराम जी 19 सितंबर से जयराम अपने भाषण में कहे हैं कि रोजगार की ओर युवा ध्यान दे, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है, नौकरी रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं प्रमोशन मांगेगी, मतलब कि ट्रांसफर मांगेगा, बहुत सा पेचीदा मामला है। जो नौकरी को लेकर के जो लगातार जो है आप लोकसभा भी करते हैं उसमें अपना जिक्र करते हैं, तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं सीएम। देखिए, यदि राज्य में नौकरियां हैं तो भाई नौकरियों पर आपको राज्यवासियों के अधिकार को देना होगा, क्योंकि सरकार अपने उसी को कह के बनाया था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन विकल्प हैं हमारे पास जिनमें रोजगार के साधन सृजन किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने अगर आप रोजगार के साधन कहें तो मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे पास लाखों किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट बिछा है। आप इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या फिर हमारा एक पर्यटक क्षेत्र है, हमारे पास अनगिनत डैम है, उस जल को गेहूं के लिए पहुंचा के बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से रोजगार के सृजन किया जा सकता है। और जो नौकरियां हैं उनको तो आपको फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि बिना नौकरियों के आज लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा। आपको सीओ की जरूरत पड़ेगी, बीडीओ की जरूरत पड़ेगी, आपको जेई की जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, आपको चपरासी की जरूरत पड़ेगी, आपको माली की जरूरत पड़ेगी। नौकरियां कैसे नहीं आप देंगे, आपको नौकरियों को देना होगा। अब आप इनको टेंडर लगा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर शिक्षा को भी बेचेंगे, तमाम वैकेंसियों को बेचेंगे, तो फिर झारखंड के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राज्य सरकार अगर ये बयान देती है तो दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन करें। आप बसंत सोरेन को टिकट क्यों दिए, बुधू सोरेन को देते। आज ये तो गनीमत है कि आपके परिवार में 4 लोग फिटफाट है, इसलिए 3 को विधायक, एक सांसद है। 18 लोग फिटफाट होते तो मुझे लगता है संथाल परगना की 18 सीटें आपकी होती। तो ये ड्रामा मुख्यमंत्री ना करें, एक ऐसे राज्य का निर्माण करें, क्योंकि लोगों ने उम्मीद के साथ, मूलवासी आदिवासियों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा हो। जयराम जी